हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिवीजन, है ना। तो भाई तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पास में है, फटाफट बीओपी का रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है उससे शुरुआत करेंगे हम लोग। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेसिकली, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है ये? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो बेसिकली रिकॉर्ड करता है जो भी ट्रांजैक्शंस किसके बीच में होता है, कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होता है वो रिकॉर्ड करता है। अब आता है दिमाग में कि सर कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे। तो इसका आंसर है सर ऑब्वियसली ये सब ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे। इकोनॉमिक मतलब सर मॉनिटरी फॉर्म में होंगे। और क्योंकि कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होंगे तो इसका ट्रांजैक्शंस किस फॉर्म में होंगे, फॉरेन करेंसी। किस फॉर्म में होंगे, फॉरेन करेंसी। तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दो सर क्या है। एक स्टेटमेंट है। सो सर ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में जो भी पैसा आ रहा है या जो भी पैसा जा रहा है बीच में कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, वो हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अच्छा, जो पैसा आता है मतलब जो फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है वो किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि सर पैसा आ रहा है। और जो पैसा जा रहा है उसको हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। और इन दोनों का जो बैलेंस बचा होगा उसे ही कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिसका मतलब अगर लेट्स से आज के दिन 1 लाख करोड़ का फॉरेन करेंसी आना है और उसका पेमेंट हमें करना है 1,50,000 करोड़ का, तो नेट हमें कितना पेमेंट करना है, 50,000 करोड़। तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां तक एज्यूम क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जो है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। उसके पहले हम ये समझते हैं कि सर कंट्री का मतलब क्या होता है। अब कंट्री का मतलब सर इसके अंदर वो लोग इंक्लूडेड होंगे जो कि इंडिविजुअल्स है, सेकंड इज फर्म्स एंड थर्ड इज गवर्नमेंट। मतलब ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं कंट्री। और ये जब कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। अब हम ये जो ट्रांजैक्शंस है इसको डिवाइड करना है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट क्या है भाई? कैपिटल अकाउंट मतलब सर इसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जो कंट्री के एसेट्स या कंट्री के लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो जो हमारे देश के एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट करेगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। और वो ट्रांजैक्शंस जो देश के एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता, क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट। राइट, थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं क्योंकि जब इसके अंदर के हम आइटम्स में जाएंगे तो तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट के अंदर दो बड़े कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज बोरोइंग एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट्स। ना ऑब्वियस की बात है सर, बोरोइंग करने से क्या होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट या इंडिविजुअल्स या फर्म्स बोरोइंग्स करता है तो क्या वो एक देश के लिए लायबिलिटी है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सर इसको फ्यूचर में हमें फॉरेन करेंसी में पे करना होगा। तो ऑब्वियस की वजह से बोरोइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब बोरोइंग के अंदर दो आती है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और दूसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो दो आती हैं, एक है कमर्शियल बोरोइंग और दूसरा है असिस्टेंस। क्या होता है कमर्शियल बोरोइंग? कमर्शियल बोरोइंग मतलब कि अगर आप कोई बोरोइंग कर रहे हो वो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, मतलब भाई मार्केट में 9% इंटरेस्ट चल रहा है और मुझे भी 9% पे मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा उसे कमर्शियल बोरोइंग। और एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है? सर एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब अगर कोई देश या कोई बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें मदद करती है, बहुत ही सस्ते रेट पे हमें लोन देती है। फॉर एग्जाम्पल जापान ने हमारी मदद की, बुलेट ट्रेन के लिए लोन जो है बहुत ही कंसेशनल रेट दैट इज 0.5% पे दिया। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस, क्योंकि हमें इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, बहुत ही कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इसी के साथ बोरोइंग हो जाता है। अब बोरोइंग अगर हम देंगे तो कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि सर इससे लायबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, बोरिंग हम लेते हैं तो इससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और जब हम रीपे करते हैं बोरिंग तो इससे हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्योंकि हमारे देश की लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है, इसलिए बोरोइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट।
अब क्या होता है इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई क्या होता है कि सर अगर कोई कंपनी हमारे देश की जो कंपनी है उसके ऑपरेशन में इन्वेस्ट करती है, जैसे एग्जांपल मारुति सुजुकी, तो सुजुकी ने मारुति के अंदर इन्वेस्ट किया, उनके ऑपरेशन में इन्वेस्ट किया, तो ऐसी टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। अब क्या होता है सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब इन्हें हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑपरेशन। मतलब सर ये ऑपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ ओनरशिप में इंटरेस्टेड है। मतलब ये सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं ताकि जब प्राइस बढ़े उसको बेच के अपना प्रॉफिट कमाए। तो ये दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे कैपिटल अकाउंट में पार्ट आएगा, क्योंकि सर जब हम किसी देश में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एसेट्स इंक्रीज होता है ना? तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट के अंदर दो ही आते हैं, फर्स्ट इज बोरोइंग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स। तो बोरोइंग दो टाइप की होती है, एक कमर्शियल और एक असिस्टेंस, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स जिसके अंदर आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा है एफडीआई। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होगा सर? करंट अकाउंट मतलब इसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जो देश के एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करते हैं, किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। मतलब सर इसके अंदर हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं होते। अब इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। पहला है फर्स्ट इज विजिबल आइटम्स। फर्स्ट इज विजिबल आइटम्स एंड सेकंड इज इनविजिबल आइटम्स। तो दो आइटम्स होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट इज विजिबल, सेकंड इज इनविजिबल। विजिबल का मतलब ही होता है कि सर ये वो ट्रांजैक्शन है विच कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। मतलब सर इसके अंदर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स हमें दिखते हैं जब बॉर्डर क्रॉस होते हैं, तो ऑब्वियसली ये विजिबल आइटम्स के अंदर आएंगे। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब विजिबल आइटम्स में हम जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं माइनस इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो बैलेंस होगा वो होगा बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, या जिसका दूसरा नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी वही होता है, राइट? क्योंकि सर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा आ रहा है, दैट इज इनफ्लो, एंड जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, दैट इज आउटफ्लो। तो उन दोनों का बैलेंस मिला के होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बात करते हैं इनविजिबल। इनविजिबल मतलब सर उसको हम देख नहीं सकते व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। अब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है सर? दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज हम देख नहीं सकते जब बॉर्डर क्रॉस होती है। अब उसके अंदर तीन कैटेगरी आती है। अब तीन कैटेगरी कौन सी है? बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस, सेकेंड बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, एंड तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर। तीनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है सर ये फैक्टर सर्विस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर सर्विस? बहुत सिंपल है। फैक्टर सर्विसेज मतलब जो हमने चार इंपॉर्टेंट बेसिक सर्विस चाहिए होती है प्रोवाइड कराने के लिए, कोई गुड्स बनाने के लिए, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। फिर से रिपीट करता हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ये चार सर्विसेज मिला के तुम्हारा फैक्टर सर्विसेज हुआ करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में और मेरी एक लैंड है जो मैंने गूगल को रेंट पे दी हुई है। ठीक है, तो अब गूगल को जो मैंने लैंड रेंट पे दी हुई है वो एक सर्विस है। अब उसका पैसा किस फॉर्म में आएगा? फॉरेन करेंसी में। और क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा इसीलिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, और किसके अंदर रिकॉर्ड होगा? बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सिमिलरली अगर मैं किसी और को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो उसे लेबर सर्विस में डालते हैं और वो भी पैसा बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस में आएगा।
सेम चीज अगर मैं किसी को पैसा देता हूं या मुझे किसी से पैसा मिलता है, बहुत ही सिंपल है बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस। अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या है, मैं वो समझा देता हूं। बेसिकली अगर अगर आपके गुड्स जो है वो आपको इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट करना है, कहां एक्सपोर्ट करना है, यूएसए। जब इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा आता है आपका फ्रेट, मतलब ये गुड्स के साथ आपको फ्रेट का खर्चा देना पड़ेगा, एक सर्विस लेनी पड़ेगी, या तो इंडियन का बाहर की कंपनी से लेंगे। सेकंड इज उसका इंश्योरेंस, क्योंकि सर कोई भी सामान जब इतना दूर ट्रैवल होता है तो हमें उसे इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। एंड तीसरा बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, और डॉक्यूमेंटेशंस को मैं सब में बैंकिंग में डाल देता हूं। तो ये तीन चीजें हम बाहर की कंपनी से हायर करते हैं ये सर्विसेज, ताकि हमारे गुड्स इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट हो सके, और उसका पेमेंट हम किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी। सिमिलरली यूएस के गुड्स जब इंडिया में आते हो तो वो हमारी कंपनीज के साथ ये तीनों सर्विस लेते हैं, और इसलिए इस तीनों को हम नॉन फैक्टर सर्विस बोलते हैं, क्योंकि सर ये जब एक्सपोर्ट करते हैं तब काम आते हैं। और इसका एक मेमोरी टेक्निक भी है, दैट इज FBI। एफ का मतलब फ्रेट, बी का मतलब बैंकिंग, एंड आई का मतलब इंश्योरेंस। क्या ये क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर को हम एक और एक नाम देते हैं, दैट इज करंट ट्रांसफर, जिसके अंदर कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मनी फ्लो। मनी फ्लो मतलब या तो मैं एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, या कंट्री बी, जैसे फॉर एग्जांपल दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, या तो कंट्री ए के लोग कंट्री बी में ऐसे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या कंट्री बी के लोग कंट्री ए में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है उन्हें गिफ्ट देना हो सकता है उन्हें डोनेशन देना हो सकता है उन्हें ग्रांट देना हो, या बहुत सारे लोग बाहर पैसा कमाते हैं और अपने देश में भेजते हैं। ऑब्वियस की बात है सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो होता है, इसलिए इसको हम कहां डालते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो सर अभी अब तक हमने क्या किया, हमने करंट अकाउंट पढ़ा, हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा। तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस प्लस एरर एंड ओमिशन। अब सर ये एरर एंड ओमिशन क्या है? एरर एंड ओमिशन बहुत ही सिंपल है। बेसिकली अगर आपने कुछ पुराने एंट्रीज मिस कर दी हो तो हम इसमें वापस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ खास नहीं है। ये तीनों मिला के आपका कौन सा बैलेंस हो जाता है, ओवरऑल बैलेंस। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर, करंट अकाउंट क्या था? करंट अकाउंट के अंदर दो आइटम आते थे, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उनका जो बैलेंस होगा उसको बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम भी बोलते हैं, या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। इनविजिबल आइटम्स के अंदर तीन आती थी, दैट इज बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस, दैट इज सेकंड इज बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, एंड तीसरा था यूनिलैटरल सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के अंदर आता था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर आता था फ्रेट, बैंकिंग और इंश्योरेंस। एंड तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिसके अंदर वन टाइम ट्रांजैक्शन जो भी है वो रिकॉर्ड होते थे। अब यहां से हमने कैपिटल अकाउंट भी पढ़ा था, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, है ना। करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर एंड ओमिशन, इससे निकलता है आपका ओवरऑल बैलेंस, राइट। तो आपका ओवरऑल बैलेंस कैसे आता है सर? ओवरऑल बैलेंस इज करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन, दैट इज इक्वल्स टू योर ओवरऑल बैलेंस। अब हम बात करते हैं कि सर ओवरऑल बैलेंसेस क्या फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके ओवरऑल बैलेंस की। वो तीन पॉसिबिलिटी क्या है? या तो बीओपी आपका सरप्लस हो सकता है, या तो बीओपी आपका डेफिसिट हो सकता है, या तो बीओपी आपका इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब तीनों को समझते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कि सर जितना भी पैसा इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, जितना भी पैसा इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, उतना ही वापस क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। मतलब करंट और कैपिटल से मिला के हमें $1000 आ रहे हैं, और उतना ही आप वापस भेज रहे हो पैसा, तो आपका बीओपी जो है वो बैलेंस है, इक्वल है। और जब बैलेंस होता है
तो फिर ऑफिशियल रिजर्व में कोई फर्क नहीं आता। ऑफिशियल रिजर्व मतलब सरकार के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, तो सर उसके रिजर्व में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा जा रहा है। क्या ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट बात करते हैं बीओपी सरप्लस की। तो जब सरप्लस की बात आती है, इसका मतलब क्या होता है कि सर यहां आपका जो इनफ्लो है वो आपके आउटफ्लो से ज्यादा है। क्या बोला मैंने? आपका जो इनफ्लो है वो आपके आउटफ्लो से ज्यादा है, और ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक्सेस पैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $5 लाख का पैसा आया, प्लस पर आपका पेमेंट सिर्फ $4.5 लाख का है, तो ऑब्वियस की बात है सर आपके पास कितना सरप्लस है? 0.5 लाख। अब इस 0.5 लाख की वजह से, ऑफिशियल रिजर्व कितने से बढ़ा? 0.5 लाख। क्या ये क्लियर? राइट। डेफिसिट का मतलब सर आपका इनफ्लो कम है और आपका आउटफ्लो ज्यादा है। ऑब्वियसली सर आउटफ्लो जब ज्यादा होगा तो आपको पैसा निकालना पड़ेगा। कहां से निकालोगे तुम? अपने ऑफिशियल रिजर्व से। तो ये तीन सिचुएशन थी बीओपी की, दैट इज बीओपी सरप्लस, बीओपी डेफिसिट और बीओपी इक्विलिब्रियम। तो ऑलमोस्ट हमने काफी बड़ा पार्ट हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का कर लिया है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कौन से दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, दैट इज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग। इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड विल फॉर्म पार्ट ऑफ विच अकाउंट? कौन से अकाउंट में पार्ट होंगे और किस साइड में रिकॉर्ड होंगे? तो देखो हमें लिखना है पहले कौन से अकाउंट में होगा ये और किस साइड में होगा। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है? हमने कहा था सर कैपिटल अकाउंट में। तो सर ऑब्वियसली सर ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर दो ही आइटम है सर, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। और किस साइड आएगा? मैंने अभी बताया था पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड। हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है फॉरेन करेंसी, तो इसको रिकॉर्ड किस साइड करेंगे हम? डेबिट साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेते हैं बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स किस साइड रिकॉर्ड होगा? फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियस की बात है सर कि सर ऑब्वियसली ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, और हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको? हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि सर इसमें पैसा आ रहा है। लास्ट, डिविडेंड। बाय बाय। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूएसए। सर क्या ये कैपिटल में आएगा? नहीं, क्योंकि ना ही ये बोरिंग है ना ही इन्वेस्टमेंट है। तो सर ये कंसल्टेंसी सर्विस है, तो सर ये इनविजिबल में आता है, और इनविजिबल में भी किसके अंदर आएगा? फैक्टर सर्विसेज। तो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा सर? ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और सर क्योंकि प्रोवाइड किया है सर्विसेज तो पैसा आएगा, तो किस साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। तो आई होप सो इस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा अच्छे से सॉल्व हो चुका है। और चलिए अब समझते हैं द लास्ट पार्ट of BOP, that is what do you mean by autonomous transactions and what do you mean by accommodating। क्योंकि सर ये समझने के बाद हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। तो सर what do you mean by autonomous and what do you mean by accommodating? बहुत सिंपल है। देखो अब इन्होंने क्या किया है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शन है इसको कुछ में ऑटोनॉमस में डिवाइड कर दिया है और कुछ को अकोमोडेटिंग में डिवाइड कर दिया है। अब कौन से वो ट्रांजैक्शन है करंट और कैपिटल के जो ऑटोनॉमस में फॉल होंगे? तो आंसर है कि सर इसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस फॉल होंगे जो आप करते हो विद एन इंटेंशन टू डू प्रॉफिट। अगर आप कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां आपका इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव है, तो सर वो ऑटोनॉमस में जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट क्यों करते हो? ताकि सर आप प्रॉफिट कमा सको। आप इंपोर्ट क्यों करते हो? ताकि सस्ते में लाके आपका फायदा करा सकते हो, है ना? तो आपका इंटेंशन क्या होता है? सर इंटेंशन मुझे प्रॉफिट कमाना है। आप इन्वेस्टमेंट्स क्यों करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के अंदर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो अकोमोडेटिंग कौन से हुए? सर अकोमोडेटिंग वो ट्रांजैक्शन है जो आप प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करते। सर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है वो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका लेट्स से करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है $500 का, ठीक है? अब हमें बीओपी को बैलेंस करना है,
तो सर बीओपी को बैलेंस करने के लिए मैं कैपिटल अकाउंट में लेट्स से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता हूं, तो मुझे बताओ कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी ताकि मेरा बीओपी बैलेंस जीरो हो जाए। ऑब्वियसली सर आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी $500 की। अब ध्यान से सुनो, क्या ये मैंने बोरोइंग जो की है वो प्रॉफिट के लिए की है? नहीं, मैंने क्यों की है? ताकि बीओपी का जो इम्बैलेंस हुआ है, करंट अकाउंट की वजह से जो इम्बैलेंस हुआ है, उसको मैं वापस रिस्टोर कर सकूं, वापस उसको जीरो पे ला सकूं, है ना। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स हैं जो बीओपी को इम्बैलेंस को क्या करता है, ये रिस्टोर। और बीओपी इम्बैलेंस लाता कौन है? ऑटोनॉमस आइटम्स। तो सर ये क्रिएट करता है और इसको ये क्या करता है, रिस्टोर। तीसरा, अब सर जो भी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर सारे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आएंगे और इस लाइन के नीचे सारे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आएंगे, राइट। तो इस लाइन के ऊपर सारे ऑटोनॉमस, इस लाइन के नीचे सारे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अबव द लाइन और इसको हम बोलते हैं बिलो द लाइन। और आखिरी पॉइंट, सर करंट अकाउंट में जनरली किसका मूवमेंट होता है, गुड्स या सर्विस, क्योंकि सर आप गुड्स या सर्विसेज का करते हो ताकि प्रॉफिट कमा सको। अकोमोडेटिंग में मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व का होता है। सर ऑफिशियल रिजर्व का मूवमेंट कैसे होता है? बहुत सिंपल है कि देखो करंट अकाउंट में अगर $500 का डेफिसिट है और आपने बोरोइंग सिर्फ $300 की, तो बाकी का कहां से लाओगे आप जीरो करने के लिए? $200 कहां से लाओगे? ऑफिशियल रिजर्व से। अगर बोरोइंग आपने पूरी की पूरी $500 की, तो ऑफिशियल रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी डेफिसिट थी सारा का सारा बोरोइंग्स ने कवर अप कर लिया। तो ऑफिशियल रिजर्व कंप्लीटली आपकी बोरोइंग पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर मूवमेंट होगा या नहीं। तो ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग का एक मैंने मेमोरी टेक्निक बताया है, जिसका मतलब है BGPL, है ना। तो बॉम्बे में गोकुलधाम प्रीमियर लीग। तो बी का मतलब सर ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है और इसको रिस्टोर करता है। जी मतलब सर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व है। पी मतलब होता है सर ये प्रॉफिट मोटिव के लिए, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता। एंड लास्ट एल मतलब सर ये अबव द लाइन आइटम है और ये बिलो द लाइन आइटम्स है। और इसी के साथ पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिवीजन हो जाता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। इसी के साथ थैंक यू।